हेलो फ्रेंड्स, मैं मिताली आप सबों का स्टडी फॉर गोल्स पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और प्रश्नों को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज के इस सीरीज में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए रखे गए हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्न में से किसने तारीख-ए-फिरोजशाही की रचना की है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जियाउद्दीन वर्नी ने। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इनके बारे में भी हम थोड़ी जानकारी लेते हैं। जियाउद्दीन वर्नी का जन्म 1285 ईस्वी में सैयद परिवार में हुआ था और जियाउद्दीन वर्नी जो हैं वो आधुनिक बुलंदशहर के रहने वाले थे, इसलिए अपने नाम के साथ वर्नी लिखते थे। इनका बचपन अपने चाचा अला उल मुल्क के साथ व्यतीत हुआ था, जो अलाउद्दीन खिलजी के सलाहकार थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जियाउद्दीन वर्नी का जन्म कब हुआ था, तो 1285 में हुआ था। और इनके जो चाचा थे वो कौन थे, तो अला उल मुल्क थे, जो अलाउद्दीन खिलजी के सलाहकार थे। वर्नी ने 46 विद्वानों से शिक्षा ग्रहण की थी। जियाउद्दीन वर्नी को मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में 17 वर्ष तक संरक्षण में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। यानी ये जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं, इनके शासनकाल में इनके साथ यह 17 वर्ष तक रहा था। फिर फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में भी उन्हें कुछ समय तक जेल में भी रहना पड़ा था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि महाभारत के डैश पर्व में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए पुंडरीक शब्द का वर्णन हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिग्विजय। तो महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र की चर्चा पशुभूमि या पुंडरीक देश के नाम से मिलती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि महाभारत में झारखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है पशुभूमि। महाभारत में झारखंड क्षेत्र को पशुभूमि कहा गया है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि वैदिक साहित्य में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है खुखरा। खुखरा प्रदेश के नाम से भी छोटा नागपुर क्षेत्र को जाना जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो निम्न में से किसकी रचनाओं में झारखंड शब्द का उल्लेख एक पद में आया है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है कबीरदास। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ कबीरदास की पिक भी लगी हुई है। तो कबीरदास की रचनाओं में ही झारखंड शब्द का उल्लेख एक पद में आया हुआ है। ठीक है, अब है हमारा अगला प्रश्न है द नियोलिथिक पैटर्न इन प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है। तो फ्रेंड्स, ये पुस्तक बोरमैन जी की है। अब इनके बारे में भी हम थोड़ी जानकारी लेंगे। तो इनका पूरा नाम है मार्टिन बोरमैन। इनका जन्म 17 जून 1900 में हुआ था और जर्मनी में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी तो वो हुई थी 2 मई 1945 को बर्लिन, जर्मनी में ही। ठीक है, और बोरमैन ने कुछ चीज़ें के बारे में बताया है। तो उनके अनुसार नवपाषाण कालीन हस्तकुठार 12 प्रकार के हैं। इस काल में झारखंड में ग्रामीण अधिवास का विकास होने लगा था तथा पशुओं को भी पालतू बनाना प्रारंभ कर दिया गया था। और ये कब हुआ था, तो नवपाषाण काल में। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसकी पुस्तकों से चेरो, खरवार एवं भूमिज आदि जनजातियों के बारे में उनके झारखंड आगमन तथा संस्कृति संबंधित जानकारियां प्राप्त होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर है डी.एन. मजूमदार। ठीक है, अब चलिए इनके बारे में भी जानकारी लेते हैं। तो डी.एन. मजूमदार का पूरा नाम था फ्रेंड्स धीरेन्द्र नाथ मजूमदार और इनका जन्म 3 जून 1903 में पटना में हुआ था। वह ढाका जिले के निवासी थे और 1924 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से निर्विज्ञान की एमए परीक्षा में वो प्रथम श्रेणी में प्रथम आए थे। और 1928 में वह लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र तथा समाज शास्त्र विभाग में प्रधानाध्यापक नियुक्त हुए। फिर 1946 में वह निर्विज्ञान के रेडर बनाए गए और 1950 में प्रोफेसर बन गए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 1924 में क्या हुआ, तो वो कलकत्ता विश्वविद्यालय से निर्विज्ञान में एमए की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए थे।
फिर 1928 में लखनऊ विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र में प्रधानाध्यापक नियुक्त हुए। फिर 1946 में वो निर्विज्ञान के रीडर बनाए गए और 1950 में प्रोफेसर बन गए। ठीक है। फिर 1950 और 51 में उनकी अध्यक्षता से निर्विज्ञान विभाग स्थापित हुआ। वो आर्ट्स फैकल्टी के डीन भी थे और उनकी जो मृत्यु हुई तो वह 31 मई 1960 को हुआ था। ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, द कॉल ऑफ छोटा नागपुर के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है डाल्टन। डाल्टन द कॉल ऑफ छोटा नागपुर के लेखक हैं। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो नोट्स ऑन ए टूर इन मानभूम के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है एल टिकेल। एल टिकेल है नोट्स ऑन ए टूर इन मानभूम के रचनाकार हैं। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हजारीबाग जिले के पूरा पाषाण कालीन स्थल में उत्खनन कब कराया गया था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है 1991 को। तो चलिए अब इसके बारे में भी हम थोड़ा विशेष में जानकारी लेते हैं। तो सन 1991 में हजारीबाग जिला के इसको सतपहाड़, सड़ैया, रहम देहांगी आदि स्थलों की खुदाई हुई थी। इसको में एक समतल शिलाखंड पर प्रागैतिहासिक मानव द्वारा की गई चित्रकारियों का नमूना भी वहां से मिला था और 2 प्राकृतिक गुफाओं का भी पता चला। गोला, कुसुमगढ़, बड़का गांव, बांसगढ़, मांडू, देसगार, करसो, पाराडी, बारागुंडा, रजरप्पा और अन्य गांवों से पुरातात्विक अन्वेषण में पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार मिले थे। ये पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा उत्तर पाषाण काल के हैं। और इनमें क्या क्या मिला फ्रेंड्स? तो यहाँ से कुल्हाड़ी, फलक, बंधनी, खुरचनी, बेंधक, तक्षनी आदि मुख्य हैं। यहाँ से जो सामान यानी पूरा पाषाणकालीन औजार जो मिले हैं वो ये सारे थे। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि किस पूरा पाषाणकालीन स्थल से भूल भुलैया की आकृति, अंतरिक्ष, जहाज, नक्षत्र आदि के चित्र पाए गए हैं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है इसको से ही पूरा पाषाणकालीन स्थल से भूल भुलैया की आकृति, अंतरिक्ष, जहाज, नक्षत्र आदि के चित्र आदि पाए गए थे। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पूरा पाषाणकालीन स्थल चाईबासा में है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है दरगाम। दरगाम ही चाईबासा में स्थित है। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि पत्थर के स्लेट किस नवपाषाणकालीन स्थल से मिले हैं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बुरजू। बुरजू से ही पत्थर के स्लेट पाए गए हैं। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दरगामा गांव डैश कालीन स्थान है? तो फ्रेंड्स यह ताम्र पाषाण कालीन स्थान है। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। तो हमारा आज का अंतिम प्रश्न है कि किस ताम्र पाषाण कालीन स्थल से लोहे की आरी मिली है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है बसिया। और फ्रेंड्स अब आपको बताना है कि बसिया किस जिले में स्थित है। ये आपका आज का एक प्रकार का टास्क रहा। इसको आपको आज के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है। तो फ्रेंड्स यदि आप आगामी जेपीएससी एवं जेएसएससी के द्वारा लिए जाने वाले एग्ज़ाम में सिलेक्शन चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप सिस्टमैटिक एवं कंटिन्यूअस प्रिपरेशन के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए सिर्फ 99 रुपीज़ लग रहे हैं फ्रेंड्स, वो भी 6 मंथ्स के लिए। ठीक है। जिसके लिए आप फ़ोनपे, गूगल पे 9801114450 पे कर सकते हैं, सुभाष वर्मा सर के फ़ोनपे पे। और इस पे फ़ोनपे करने के बाद आप स्क्रीनशॉट जो आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट प्रोसेस का स्क्रीनशॉट और अपना नाम लिखकर इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ ही घंटों के अंदर ग्रुप के साथ जोड़ दिया जाएगा। ग्रुप के साथ जुड़ने के बाद आपको बहुत फ़ायदे हैं फ्रेंड्स। यहाँ आपको क्लास के नोट्स, जीके नोट्स प्लस और भी जितने भी इम्पोर्टेंट नोट्स जो जेपीएससी और जेएसएससी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ आपको प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। और फ्रेंड्स आप हमारे अन्य चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं जो सीटेट के लिए, टेट के लिए है, यानी टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम के लिए है। तो आप उसे भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो, हेल्पफुल लगती हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो फ्रेंड्स मैं फिर मिलूँगी अगले किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।